नमस्कार। क्लास 9th चैप्टर 2 एक्सरसाइज। हमने एक पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब पार्ट ये 2 रहेगा। आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक विद सुटेबल एग्जाम्पल। जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्लेट टेक्टोनिक एक ऐसी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है मूवमेंट ऑफ अर्थ लिथोस्फीरिक प्लेट्स ओवर द सेमी फ्लूइड एस्थनोस्फीयर। एस्थनोस्फीयर का मतलब होता है क्रस्ट एंड अपर मेंटल, इनके बीच का जो पार्ट है ये एस्थनोस्फीयर। ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट, जो कोर की ओर से गर्मी धरातल की ओर आती है, सरफेस की ओर आती है, उसके कारण से ये स्प्रेड होती हैं और मूवमेंट करती हैं। दीज प्लेट्स इंटरेक्ट एट 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का मतलब है एक दूसरे से दूर जाना। कन्वर्जेंट, एक दूसरे की ओर आना। एंड ट्रांसफॉर्म, एक दूसरे के पास से गुजर जाना। डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉर्म न्यू क्रस्ट सच एज मिड ओशनिक रिज। डाइवर्जेंट में क्या होता है कि जब प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो अंदर से मोल्टन रॉक्स मैग्मे के रूप में सरफेस की ओर आती हैं और समुद्र का पानी उनको ठंडा कर देता है, तो वो जहाँ जहाँ ये एक दूसरे से डाइवर्ट हो रही होती है वहाँ पर वो डिपॉजिट हो जाती। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, माउंटेन का फॉर्म होता है, यानी फोल्डेड माउंटेन्स बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लेट एक दूसरे की ओर आती हैं। लाइकली हिमालयज फॉर्म बाय द कोलिजन ऑफ द इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इधर यूरेशियन प्लेट है और इधर इंडियन प्लेट लगातार मूव कर रही है, तो इनके बीच में ऊंचे माउंटेन्स बन गए हैं। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कॉज अर्थक्वेक एज सीन एज इन द सैन एंड्रियास फॉल्ट। ठीक है, ये अमेरिका में है। इसके साथ साथ इनके कारण से डेड सी, जैसे जॉर्डन में है डेड सी इजराइल के पास, तो वो भी एक प्रकार की ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री का ही एग्जाम्पल है। दिस थ्योरी हेल्प एक्सप्लेन अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, शोइंग हाउ अर्थ सरफेस कॉन्टिन्यूस चेंजिंग। तो इससे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट यानी खिसकते रहते हैं और हमारी पृथ्वी का सरफेस चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, डिस्क्राइब द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विद ए नीट लेबल्ड डायग्राम। डायग्राम भी आप बनाना है। तो देखिए हमारी जो अर्थ है उसका सबसे बाहर का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कोर, उसके अंदर का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं मेंटल, और सबसे अंदर का एक हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं कोर। और कोर को भी आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक होता है इंटीरियर कोर। तो इन दी अर्थ इंटीरियर डिवाइड इनटू 3 लेयर। सबसे बाहर है क्रस्ट, ठीक, ये क्रस्ट है। सेकंड लेयर जो है ये मेंटल है, ठीक है। थर्ड वन है ये आउटर कोर है, और सबसे अंदर वाला हिस्सा जो है वो इनर कोर है। ठीक है, तो मेनली आप 3 हिस्से में बताएंगे। द क्रस्ट इज द थिन आउटर मोस्ट लेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और पृथ्वी पर जितनी भी लाइफ है वो बाहर ही है, सरफेस पर है। बेनेथ इट लाई द मेंटल विच थिक एंड सेमी सॉलिड एक्सपेंडिंग अप टू 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। यानी जो क्रस्ट है इसकी मोटाई 5 किलोमीटर से लेकर और लगभग 40 किलोमीटर तक रहती है, ठीक है। और मेंटल की गहराई जो है वो 2900 किलोमीटर तक है, और कोर जो है वो सरफेस से लेके 6378 किलोमीटर तक है, जो पृथ्वी का सेंटर है। द कोर इज द इंनियर मोस्ट लेयर कंपोज्ड मेनली बाय द आयरन एंड निकल। और जो कोर भाग है ये बना हुआ है निकल और फेरस का, इसलिए इसको नीफे भी कहा जाता है। ये दोनों हैवी मेटल होते हैं, ठीक है।
दे डिवाइड इनटू द आउटर लिक्विड कोर, जो आउटर कोर है वो थोड़ा लिक्विड है और इनर जो कोर है वो सॉलिड है। टेम्परेचर एंड प्रेशर इंक्रीज टूवर्ड द सेंटर, लगातार जैसे हम केंद्र की ओर जाएंगे सरफेस से तो प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लस हो जाता है। दीज लेयर डिफर इन इंटेंसिटी एंड कॉम्पोजिशन, और ये लेयर एक दूसरे से घनत्व के आधार पर और संरचना के आधार पर भिन्न है। एंड और रिस्पॉन्सिबल फॉर जियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, और इन्हीं में अर्थक्वेक और वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं। मैग्मा बाहर आता है, मेंटल वाले हिस्से से मैग्मा बाहर आता है और अर्थक्वेक यहाँ पर इसमें जनरेट होते हैं क्रस्ट में और अपर मेंटल या मेंटल के हिस्से में। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब होता है अपने स्थानों पर चट्टानों का ब्रेक डाउन हो जाना। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1 फिजिकल वेदरिंग, सेकंड केमिकल और तीसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल वेदरिंग में क्या शामिल होता है? ब्रेकिंग ऑफ द रॉक्स ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज। दिन में सूर्य के प्रकाश चट्टानों पर गिरता है तो चट्टानें गर्म हो जाती हैं और वो स्प्रेड करती हैं। रात में टेम्परेचर डाउन आता है तो टेम्परेचर जो गर्मी है उसको रॉक्स छोड़ देती हैं और वो ठंडी हो जाती हैं। उसके कारण से दिन में वो रात में वो सिकुड़ जाती हैं, यानी रात में कई बार तो टेम्परेचर डेजर्ट में भी 0 डिग्री तक गिर जाता है और वो जो ड्यू गिरी थी, ओस गिरी थी, वो जम जाती है और इसके कारण से रॉक्स की जो क्रैक्स है उस पर प्रेशर पड़ता है और वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती हैं। देन आता है केमिकल वेदरिंग। ये चेंज होता है कॉम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स थ्रू रिएक्शन ऑफ द ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आकर कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आने से कार्बोनेशन कहेंगे। पानी के संपर्क में आने से भी चट्टानें चेंज हो जाती हैं तो उसको हाइड्रेशन कहेंगे। ये कॉमन होते हैं ह्यूमाइड रीजन में। ह्यूमाइड रीजन मतलब जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हाई टेम्परेचर हो और हाई रेनफॉल हो। ऐसे एरिया में जहाँ पर टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर इस प्रकार की जो केमिकल वेदरिंग की एक्टिविटी हैं, जैसे साल्ट जो होता है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है। जिन रॉक्स के अंदर आयरन होता है वो भी मॉइस्चर के संपर्क में आकर वो रस्टी हो जाती है, डस्ट लग जाता है, वो टूट जाती है। देन आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग। इसमें क्या होता है कि प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइकली जो आपके बिलकारी जीव होते हैं जैसे रैट हो गए, इसके अलावा जो रैबिट्स हैं, फॉक्स हैं या छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या करते हैं, हॉल कर देते हैं। इसके अलावा इसमें ह्यूमन एक्टिविटी भी शामिल होती है क्योंकि मनुष्य भी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चट्टानों को माइन करता रहता है या उसकी खुदाई करता रहता है और इसके कारण से भी चट्टानें टूट जाती हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में खासकर जीव जंतुओं के कारण होने वाली चट्टानों में टूट फूट को शामिल किया जाता है जिसके कारण से सॉइल फॉर्मेशन होता है और लैंडस्केप बनते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्क्राइब द रोल ऑफ द रिवर इन द इरोजन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन। देखिए, जो हिली एरिया होते हैं वहाँ से स्नो कैप एरिया से स्नो मेल्ट होती है और फिर रिवर ओरिजिनेट करती है और मैदान ये यहाँ पर जो हिली एरिया होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर का अपर कोर्स, इस कोर्स में नदी जो है अपनी वैली को डीप और डीप करती चली जाती है, यानी वहाँ पर वी शेप वैलीज, गॉर्ज, वाटरफॉल इनका निर्माण करती है। जब नदी पहाड़ से मैदानों में आ जाती है तो वो मीएंडर्स का निर्माण करती है, ऑक्सबो लेक्स बनाती है और जब वो नदी डाउन स्ट्रीम में पहुँच जाती है तो वहाँ पर नदी फैल जाती है और समुद्र में मिलने से पहले वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो मिडल कोर्स में क्या करती है, सेडिमेंट को ले भी जाती है, सैंड का डिपोजिशन भी करती है और एक पार्श्व पे किनारे पर काटती भी है। ठीक है, तो लोअर कोर्स के अंदर रिवर की स्पीड जो है बहुत डाउन हो जाती है और ये सारे मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है फ्लड प्लेन में या डेल्टा के रूप में या एलुवियल प्लेन के रूप में। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है जिसके कारण से लैंडस्केप का फॉर्मेशन होता है और फर्टाइल सॉइल बनती है।
यानी अपर कोर्स में इरोजन का वर्क ज़्यादा होगा, मिडल कोर्स में इरोजन और डिपोजिशन के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन होगा, और सबसे लास्ट में नदी जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, जैसे सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द वर्क ऑफ ग्लेशियर एज एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ठंडे एरिया में जो ग्लेशियर है वो काम करता है ग्रेडेशन का, यानी अपरदन, ट्रांसपोर्टेशन और निक्षेपण का। ये इरोड करती है प्रोसेस रॉक्स को पल्किंग के द्वारा। एबेरेशन यानी ये धीरे धीरे जो बर्फ़ होती है वो नीचे स्किट होती चली जाती है और वो चट्टानों को घिस देती है, जिसके कारण से यू शेप्ड वैली बनती हैं। सर्क होता है एक प्रकार की ऐसे आरामदायक कुर्सी की तरह से, जैसे माउंट एवरेस्ट है, ये भी एक प्रकार की इसी प्रकार की जो लैंडस्केप है उनसे बनती है। ठीक है, इसके अलावा फियोर्ड्स नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड में होते हैं। जैसे हमारी उंगलियां का होते हैं ना, उंगलियों के बीच में गैप है, ऐसे ये जो ग्लेशियर हैं वो समुंदर तक पहुंच जाते हैं और इनके बीच में यहाँ पर पानी भर जाता है। इनको फियोर्ड्स बोलते हैं। एज ग्लेशियर मूव दे ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ रॉक डेब्रीज। बर्फ़ अपने साथ खिसका के लाती। वैन दे मेल्ट द डिपॉजिट मटेरियल फॉर्म मोरेन्स। जब पानी बर्फ़ पिघल जाता है तो ये जो मिट्टी उसके साथ आती है, इसके कारण से हिमोड बनता है और आउटवाश प्लेन बनते हैं। ग्लेशियर सिग्निफिकेंटली रीशेप माउंटेन लैंड फॉर्म एंड कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लैंड फॉर्म्स। ज़्यादा डिटेल में आपने देखना है तो मैंने 11th क्लास के लिए इस टॉपिक पर अलग से वीडियो बना रखी, मैं उसका लिंक भी यहाँ पर डाल दूँगा। आप उसमें देख सकते हैं कि ग्लेशियर किस प्रकार की और एक्टिविटी करता है या क्या क्या लैंडस्केप बनाता है। नेक्स्ट आता है कोस्टल रीजन में। कोस्टल रीजन में वेव जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इरोजन का, ट्रांसपोर्टेशन का और डिपोजिशन का। होता क्या है कि ये जो हमारा किनारा होता है इस पर बार बार वेव्स आएंगी, बार बार वेव्स टकराती हैं, जिसके कारण से स्ट्रॉन्ग वेव पहले क्लिफ का निर्माण करती हैं, फिर वो एक केव्स बना देती हैं। ठीक है, आर्क यानी डाट बनती है और बीच में क्या होता है कि वो होल इतना बड़ा हो जाता है कि वहाँ से वो टूट जाता है और एक स्टैक के रूप में वो खड़ा रह जाता है या स्टम्प्स के रूप में। द इरोडेड मटेरियल ट्रांसपोर्ट अलोंग द कोस्ट बाय द लॉन्ग सो करंट। जो लंबी लहरें आती हैं वो कोस्ट से जो मटेरियल टूट जाता है उनको अंदर समुंदर की ओर थोड़ा धकेल ले जाती हैं और तट से थोड़ा सा दूर अंदर डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण से स्पिट, बीच, बार और लेगून एक अर्धचंद्राकार आकृति बन जाती है और कभी कभी इस पे स्पिट या बार के द्वारा ये पानी समुंदर से अलग हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं लगून लेक। जैसे ये ऐसी लेक केरल में और भारत के दक्षिण में तमिलनाडु जैसे राज्यों में इस प्रकार की जो लगून लेक है वो मिलती हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द कॉजेज, इफेक्ट एंड सेफ्टी मेजर ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? ये सडन एक प्रकार की वो होती है एक्टिविटी, किस कारण से? टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के कारण से या वोल्केनिक इरप्शन के कारण से या फॉल्टिंग, दरार आने के कारण से। इसके कारण से ग्राउंड शेक करता है, यानी उसमें वाइब्रेशन होती हैं, बिल्डिंग गिर सकती हैं या गिर जाती हैं, लॉस ऑफ लाइफ होता है, डैमेज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को। सेकेंड इफेक्ट होता है लैंडस्लाइड आ सकते हैं हिली एरिया में और समुंदरों में सुनामी आ सकती है। सेफ्टी मेजर्स के लिए क्या करेंगे? हमने इसमें जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है वो बनानी चाहिए, वार्निंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए और लोगों में, पब्लिक में अवेयरनेस फैलानी चाहिए। ड्यूरिंग अर्थक्वेक पीपल शुड मूव ओपन एरिया एंड अवॉइड बिल्डिंग्स। और यदि भूकंप आ जाए तो तुरंत हमें जो बिल्डिंग्स हैं उनसे दूर चले जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है एवेलाइंस जो होते हैं या लैंडस्लाइड होते हैं उसमें प्रिवेंशन मेजर क्या करेंगे? तो देखिए, पहाड़ी एरिया से यदि डेब्रीज नीचे आ रहा है तो उसको बोलेंगे एवलांच, और पहाड़ी एरिया से यदि बर्फ़ नीचे आ रही हो, पहाड़ी एरिया से डेब्रीज या
लैंड या सॉइल नीचे आ रही तो उसको बोलेंगे लैंडस्लाइड, और यदि स्नो नीचे आ रही है तो उसको बोलेंगे एवेलांच। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मोमेंट होता है रॉक्स सॉइल का, और इसमें एवेलांच के अंदर स्नो का। अब इसमें क्या करेंगे, माउंटेन रीजन के अंदर हैवी रेनफॉल के कारण, अर्थक्वेक के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण या स्टीप स्लोप के कारण ऐसा हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉपर्टी और लाइफ को गंभीर नुकसान, सीवियर नुकसान होते हैं। इसकी प्रिवेंशन के लिए हमने क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, एफॉरेस्टेशन करना चाहिए, स्लोप जो होती हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए प्रयास करने चाहिए। उन एरिया में रोड आदि या माइनिंग या जो टनल्स आदि हैं उनका निर्माण नहीं करना चाहिए जिन एरिया में इस प्रकार की प्रोबेबिलिटीज़ रहती हैं, और अर्ली वार्निंग सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अपनाकर भी हम इस प्रकार के जो अनस्टेबल एरिया होते हैं उनको बचा सकते हैं, और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन को अवॉइड करके भी हम इस प्रकार की अनस्टेबल स्लोप्स को, रिस्क को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये क्या होता है, कभी कभी जो बड़े ग्लेशियर होते हैं उनके पीछे बहुत सारा बर्फ़ के नीचे पानी डिपॉजिट रहता है, ये इकट्ठा होता है उन लेक्स में, और अचानक से जो उसके मोरेन्स या किनारे होते हैं लेक्स के वो टूट जाते हैं, आइस मेल्ट हो जाती है या वो फेल हो जाती है उसको रोकने में, या मोरेन का डैम जो है, हिमोड का जो बांध बना होता है नेचुरली, वो टूट जाता है। उसके कारण से अचानक फ्लड आती है और इंफ्रास्ट्रक्चर को, लैंड फॉरम्स को, सेटलमेंट को नुकसान होता है। जैसे 2025 में धराली में ऐसा हुआ हैवी रेनफॉल के कारण उत्तराखंड में, और ये बात है 2025 की। 2013 में केदारनाथ में इसी प्रकार की घटना हुई थी हैवी रेनफॉल के कारण। ठीक है, तो इनको हम बचा सकते हैं कैसे, हालांकि इसके पीछे कारण है क्लाइमेटिक चेंज और ग्लेशियर का मेल्ट होना। अब इसके लिए माउंटेन रीजन में ये इस प्रकार की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें भी हम अवेयरनेस कर सकते हैं, लोगों को प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को रोका जा सकता है, उन एरिया में ना बनाएं कि जिन एरिया में यदि ये लेक बरस्ट होती है तो पानी कहाँ से आएगा, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट कहता है डस्ट स्टॉर्म और उसके इफेक्ट एराइड एरिया में किस प्रकार इफेक्ट करते हैं। डस्ट स्टॉर्म कॉमन राइड वो होता है डिजास्टर एक प्रकार का राइड शुष्क प्रदेशों में। स्ट्रॉन्ग विंड के कारण क्या होता है, वो अपने साथ बहुत सारी सिल्ट को, सैंड को उड़ा ले आती है, डस्ट को, और वो विजिबिलिटी को कम कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन को इफेक्ट करती है। इसके कारण से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, सांसों के द्वारा सांस लेने में दिक्कत आती है, आँखों में डस्ट चला जाता है। डस्ट स्टॉर्म कैन डैमेज क्रॉप्स, फसलें दब सकती हैं रेत के नीचे, सेटलमेंट के अंदर दिक्कतें हो सकती हैं, सेटलमेंट को नुकसान हो सकता है। सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड हो सकती, क्योंकि लगातार यदि मिट्टी उसकी उड़ के जाती रहेगी तो फर्टाइल सॉइल उड़ जाती है ड्राई बेल्ट में। डिपॉजिट फर्टाइल, हालांकि दूसरे एरिया में ये जो फर्टाइल सॉइल है वो जाकर डिपॉजिट भी हो जाती है, तो ऐसा कह भी सकते कि एक एरिया में लॉस होगा तो दूसरे में फ़ायदा भी हो सकता है, बट इट्स नॉट वेरी गुड। देयर ऑकरेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्राई कंडीशन। जितनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मिट्टी उतनी ही ज़्यादा शुष्क हो जाती, ड्राई हो जाती है, लूज हो जाती है, और वहाँ पर वेजिटेशन कम हो जाता है, जिसके कारण से ये विंड जो है और ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जिसके कारण से डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। नेक्स्ट असरेशन के क्वेश्चन थे आपके, असंट्रेशन और रीजन। तो इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन का उत्तर आएगा ए कि आउटर कोर ऑफ द अर्थ इज लिक्विड स्टेट, एंड नेक्स्ट कहता है द आउटर कोर इज कंपोज्ड मेनली बाय द मोल्टन आयरन एंड निकल। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। देन कहता है वेदरिंग एंड इरोजन आर द सेम प्रोसेस, वेदरिंग ब्रेक रॉक्स इन स्यूट। इसका मतलब एक ही स्थान पर होता है वेदरिंग, वाइल इरोजन इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल। तो जो है दूसरा ये रीजन सही है, असरेशन गलत है। ठीक है, कथन गलत है, कारण सही है, क्योंकि उसने कारण में, कथन में ये कह दिया कि वेदरिंग और इरोजन दोनों सेम प्रोसेस है। सेम नहीं है, दोनों में थोड़ा अंतर है।
ठीक है, तो सही उत्तर आएगा डी। नेक्स्ट तीसरा है मोस्ट अर्थक्वेक ओकार अलोंग प्लेट बाउंड्रीज। सही बात है। प्लेट मोमेंट कोज स्ट्रेस टू बिल्ट अप रॉक एंड विच इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ सिस्मिक वेव्स। ठीक है, प्लेटों की मोमेंट के कारण से तनाव बनता है और उसके कारण से ऊष्मा रिलीज होती है। तो दोनों कारण बोथ कथन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट कहता है एविलांच कॉमनली ओकार इन द माउंटेन रीजन ड्यूरिंग विंटर। विंटर सीजन में हिमस्खलन सामान्यतः होते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड स्नो बिकम अनस्टेबल एंड स्लाइड डाउन स्टीप स्लोप्स। ठीक है, विंटर सीजन में क्या होता है, नई स्नो गिरती है तो उसके कारण से ये जो बर्फ़ है वो अनस्टेबल हो जाती है और नीचे गिर जाती है, और उसके इसमें जो अनस्टेबल बर्फ़ है और उसके जो स्टीप स्लोप है, खड़े ढलान है, वो इसको प्रेरित करते हैं नीचे की ओर खिसकने के लिए। तो ये दोनों कथन सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है, तो ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट था केस बेस्ड, वो था आपका ये, तो ये आपने पढ़ लेना है कि 2023 में कहाँ पर हैवी रेनफॉल हुई थी, ये सारा पैराग्राफ पढ़िए। और उससे आगे क्वेश्चन पूछता है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फिनोमिना लाइक हैवी रेनफॉल। तो इसके लिए सबसे पहली लेयर जिम्मेवार होती है ट्रोपोस्फियर। ये लोवेस्ट लेयर है, इसके अंदर ही वेदर से रिलेटेड सारी एक्टिविटी होती हैं, जैसे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होना, रेनफॉल का होना, स्टॉर्म्स का आना, विंड्स का मूवमेंट होना। ठीक है, वाटर वेपर्स भी इसी में बनते हैं, हवा भी इसी में चलती है। ठीक है, विंड और हैवी रेनफॉल भी इसी लेयर में ये होती है। नेक्स्ट कहता है मानसून से पहले उच्च तापमान वर्षा की तीव्रता को कैसे बढ़ाता है। देखिए क्या होता है, जो टेम्परेचर जब प्लस हो जाता है, टेम्परेचर प्लस होने से हवाएं गर्म होती हैं और वो ऊपर की ओर उठ जाती हैं, जिसके कारण से उस एरिया में लो प्रेशर बन जाता है। जैसे मई जून में नॉर्थ इंडिया में, मई जून के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया में हाई टेम्परेचर होता है, तो इसलिए लो प्रेशर बनता है। और भारत से दूर दक्षिणी को उसमें दक्षिण भारत से में हिंद महासागर और इक्वेटर के साउथ में हाई प्रेशर होता है, उसके कारण से वहाँ से जो ठंडी हवाएं हैं, वहाँ हाई प्रेशर होगा तो वहाँ से मॉइस्चर भरी हवाएं इंडिया की ओर आकर्षित होती हैं, जिसके कारण से यहाँ पर मानसून आता है और बारिश करता है। तो इस प्रकार से ये जो लो प्रेशर का दौर है ये इनको इफ़ेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन है नेम ए फ्यू ह्यूमन एक्शन that could help reduce the frequency and impact of the such flood in the future। तो जो अचानक से बाढ़ आती हैं या बाढ़ आ जाती हैं तो उनको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। नंबर 1, हमें एफॉरेस्टेशन यानी वृक्षारोपण करना चाहिए। कंट्रोल कंस्ट्रक्शन ऑन द स्लोप पे हमें बिल्डिंग बनाने से रुकना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अपनाना चाहिए। अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई को रोकना चाहिए। केयरफुल प्लानिंग ऑफ रोड एंड बिल्डिंग कैन बी रिड्यूस द लैंडस्लाइड एंड फ्लड इम्पैक्ट। और यदि हम ध्यान से योजना बनाकर रोड बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, तो हम लैंडस्लाइड और फ्लड के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिस अपना सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इस प्रकार के डैमेज को मिनिमाइज कर सकता है। तो ये था आपका चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जिनको हमने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस